हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एट्रोपिन, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इस पे बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एट्रोपिन के बारे में, जिसे हम प्रोटोटाइप ड्रग भी लेकर चलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में। सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एट्रोपिन कैसे एक्ट करता है। तो एट्रोपिन जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है मस्करेनिक रिसेप्टर का। मतलब अगर एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, अगर एट्रोपिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एट्रोपिन बाइंड होगा। तो इस तरीके से कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में, और जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो उस रिसेप्टर से बाइंड होगा, यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा। एट्रोपिन जनरली सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स में मिलता है। इसका जो लिवोआइसोमर होता है वो मच मोर एक्टिव होता है देन द डेक्स्ट्रोआइसोमर, लेकिन एट्रोपिन के मॉलिक्यूल रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। ये इसमें लिवोआइसोमर भी है इसका, और डेक्स्ट्रोआइसोमर दोनों इसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जबकि जो स्कोपोलामिन है वो लिवोहायोसिन होता है। स्कोपोलामिन भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। दो नेचुरल एल्कलॉइड्स थे, एक एट्रोपिन और दूसरा हायोसिन। तो इसमें जो स्कोपोलामिन होता है वो लिवोहायोसिन का मॉलिक्यूल होता है। अब हम देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या क्या इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अगर हम इसे सीएनएस में बात करते हैं, अगर हम एट्रोपिन को ओरल रूट से या फिर पैरेंटल रूट से दिए हैं तो इसका सीएनएस में क्या इफेक्ट है। तो सीएनएस में ये स्टिमुलेंट होता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, लेकिन हाई डोज रहता है तभी। ये लो डोज पर इसकी कोई एक्टिविटी सीएनएस में नहीं दिखाई देती है। जबकि जो हायोसिन होता है वो लो डोज पर भी स्टिमुलेंट इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। सीएनएस में डिप्रेस करता है वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को। जो एट्रोपिन होता है इसमें डिप्रेशन कर रहा है ये वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को। वेस्टिबुलर रीजन हमारे ईयर का एक पार्ट होता है, जिससे जो बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इस सेंटर को, इसका जो एक्साइटमेंट है इसको कम करता है, इसलिए इसको एंटी मोशन सिकनेस में भी दे सकते हैं। मोशन सिकनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी मोशन में हैं, मतलब किसी तरह मूव कर रहे हैं, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बस में जाते हैं या किसी तरह के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, नौसिया की प्रॉब्लम होती है, तो उस वोमिटिंग को ही हम क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस कहते हैं। तो यहाँ पर वो मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी तरह से एयर का जो बैलेंस है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो एट्रोपिन का मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, इस वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को कम कर रहा है। इस वजह से ये मोशन सिकनेस में हेल्प करता है, और जो बैलेंस बिगड़ रहा है इसको ये मिनिमाइज करता है, क्योंकि वेस्टिबुलर एक्साइटेड नहीं है, रिलैक्स्ड है, तो इस वजह से मोशन सिकनेस नहीं होता है। तो एज अ एंटी मोशन सिकनेस हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ब्लॉक करता है ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन इन बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में एसिटाइलकोलिन की ओवर एक्टिविटी को कम कर रहा है, इसलिए ये पार्किंसन में भी यूज़फुल है, क्योंकि पार्किंसन में एसिटाइलकोलिन के ज़्यादा होने से कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उनको मिनिमाइज करने का काम कर रहा है एट्रोपिन। सीवीएस में यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट का बढ़ जाना ही टैकीकार्डिया कहलाता है। ब्लड प्रेशर पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ब्लड प्रेशर में, और ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इसलिए यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की वजह से ब्लड प्रेशर में कोई डिस्टर्बेंस, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इस वजह से इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट। आई में ये माइड्रेटिक्स की तरह काम करता है, मतलब पुपिल को डायलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रेडियल मसल को, जिससे कि पुपिल डायलेट हो जाते हैं, और इसे हम माइड्रेटिक्स कहते हैं, इसके इफेक्ट को माइड्रेटिक्स कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने आई में एट्रोपिन के ड्रॉप्स को डालते थे ताकि उनके आई का साइज़ बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो इस तरीके से एट्रोपिन को माइड्रेटिक्स की तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पुपिल के साइज़ को बढ़ा देता है। स्मूथ मसल्स, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वो सारे के सारे रिलैक्स्ड हो जाते हैं। सारे स्मूथ मसल को ये रिलैक्स करने का काम करता है, इसलिए ये ब्रोंकोडाइलेशन करता है और रिड्यूस करता है एयरवे रेजिस्टेंस को, स्पेशली इन COPD एंड एस्थमा पेशेंट, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एस्थमा के पेशेंट में ये बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है। तो एस्थमा
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी की वजह से अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं बाय गिविंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है तो अस्थमा में यूजफुल है। ग्लैंड्स डिक्रीज कर रहा है स्वेट ग्लैंड के सेक्रेशन में। जिन भी ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन है वहाँ पर ये एक्टिविटी देंगे अपने, यहाँ पर वो अपनी एक्टिविटी को देंगे और डिक्रीज करेंगे उनकी सेक्रेशन को। जैसे कि स्वेट ग्लैंड में एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी है तो ये स्वेट ग्लैंड में जो स्वेटिंग है उसको कम कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवेशन कम कर रहे हैं, इसी तरह से ट्रैकियोब्रोंकियल जो सेक्रेशन है उसको कम कर रहे हैं, लैक्राइमल सेक्रेशंस को कम कर रहे हैं, एसिड के रिलीज़ को कम कर रहे हैं, पेप्सिन के रिलीज़ को कम कर रहे हैं, म्यूकस सेक्रेशन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है पर्सन को, उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल हैं। साथ ही साथ इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकते हैं क्योंकि ये स्वेट को कम कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है एट हाइयर डोज पे। अगर हम एट्रोपिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अगर डोज हाई है। इसका वजह क्या है? दो इसके कारण हैं। पहला, अभी हमने बात किया कि स्वेटिंग को कम कर रहा है। स्वेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ये स्वेटिंग को कम कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, स्वेटिंग नहीं हो रही है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेकंड क्या होता है? स्टिमुलेट करता है जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है हाइपोथैलेमस में, उसको भी ये स्टिमुलेट कर रहा है क्योंकि ये सीएनएस में स्टिमुलेटरी इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है जो इसका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वहाँ पर, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और स्वेटिंग नहीं होने की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा है। तो एट्रोपिन के यूज़ से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बट एट हाइयर डोज। लोकल एनेस्थेटिक, ये माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है कॉर्निया में। ये कॉर्निया में पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ पर एज अ माइल्ड एनेस्थेटिक मतलब जो कि कुछ समय के लिए लोकली कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक्स कहते हैं। तो लोकली ये ब्लॉक कर रहे हैं कॉर्निया में जो इम्पल्स है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक, अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहले आएगा एब्जॉर्प्शन। तो एट्रोपिन एंड हायोसिन दोनों ही रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से, आई में से पेनिट्रेट कर जाते हैं, कॉर्निया को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, इस वजह से ये एज अ एनेस्थेटिक यूज होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, बहुत कम अमाउंट में ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट इनका क्रॉस नहीं कर पाता है अगर हम इसको ओरल रूट से ले रहे हैं तो। मेटाबॉलिज्म, 50% मेटाबोलाइज इन लीवर, केवल 50% जितना भी ड्रग लिया गया है उसका केवल 50% पार्ट ही मेटाबोलाइज हो रहा है लीवर में, बाकी जो 50% बच गया वो एक्सक्रीट होता है अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन से। एक्सक्रीट हो जाता है अनचेंज्ड फॉर्म में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, एज इट इज़ फॉर्म में जिस मॉलिक्यूल को उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर था जिस समय हमने उसको एडमिनिस्टर किया था सेम उस स्ट्रक्चर के साथ वो यूरिन से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं 50% पार्ट इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 3 to 4 आवर्स का होता है। एट्रोपिन एंड एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स, अब हम थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं कि कैसा है एट्रोपिन का रिलेशन और एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट का, ये एक दूसरे से किस तरीके से मैच करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एब्जॉर्प्शन है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रहे हैं जीआईटी से अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो, लेकिन जो दूसरे कंटेनर्स हैं एट्रोपिन के उनका इनकम्प्लीट ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। एट्रोपिन पेनिट्रेट कर रहा है ब्रेन के भी मैक्सिमम पार्ट को, ब्रेन से भी इनका कुछ पेनिट्रेशन होता है, मैक्सिमम तो नहीं होते पेनिट्रेट, लेकिन कुछ अमाउंट में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। इसी तरह से आई में कॉर्निया को क्रॉस कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेन को या फिर ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते या आई में को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। इनका एलिमिनेशन स्लोअर होता है और लॉन्गर एक्टिंग होते हैं देन एट्रोपिन। एट्रोपिन के कंपैरिजन में इनकी एक्टिविटी ज़्यादा समय तक होती है क्योंकि इनका एलिमिनेशन स्लो हो रहा है। एलिमिनेशन स्लो है, धीरे धीरे ये बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए जो एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी एक्टिविटी लंबे समय तक बनी रहती है। हायर निकोटिनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, एट्रोपिन की निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, जबकि जो एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट हैं उनकी निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। सम गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट में ऑकर
अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज हो रहा है, निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इम्पोर्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट हाइयर डोज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एक्शन भी शो करते हैं। अगर हम हाइयर डोज में देंगे तो जो एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट हैं वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एक्शन भी शो करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जो दूसरे ड्रग्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे।